नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ और आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो हम लोग आज़ादी से लेके आज तक कुछ ऐसे राष्ट्रपतियों की बात करेंगे, उनके कार्यकाल में हुए विवादों के बारे में बात करेंगे, कुछ कंट्रोवर्सीज की बात करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया देखने वाले हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम का मतलब होता क्या है, इसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की वोटिंग जो है वो कैसे होती है, ये सारा हम देखने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में कि वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वोट की वैल्यू भी हम देखेंगे। चुनाव अप्रत्यक्ष ही क्यों होता है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो हमें अभी तक दिमाग में आते थे, तो हम आज के इस वीडियो से सारा सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो जो जनरली में आते हैं मेरे, उससे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो पेशेंस के साथ इसको देखना है, आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमारे जो अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है और 25 जुलाई को हमें नया राष्ट्रपति मिल जाने वाला है, 25 जुलाई 2022 को। अब राष्ट्रपति इन दोनों में से ही कोई होने वाला है। तो राष्ट्रपति के लिए दो दावेदार निकल के आए हमारे सामने। एक तो है यशवंत सिन्हा, इनका नाम है यशवंत सिन्हा और आप सबको पता भी होगा ये तो, आई थिंक, क्योंकि अभी चर्चा में है। और दूसरे हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये दो नाम निकल के आए हैं और इनके अंदर से कौन अगला राष्ट्रपति होगा ये भी आज क्लियर हो जाएगा कि कौन अगला राष्ट्रपति होने वाला है, वो क्यों होगा। वोट की वैल्यू जो है ना, वो आपके सामने डेटा रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन इन दोनों के अंदर से राष्ट्रपति हो सकता है। मुर्मू जी जो है वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी प्लस उसकी सहायक पार्टी जो है उनकी तरफ से कैंडिडेट हैं, और यशवंत सिन्हा जो है वो एनडीए के अलावा जो अदर पार्टीज है उनकी तरफ से कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो अब आज का वीडियो जो है वो हम शुरू करते हैं। और हमारी जो पहली स्लाइड, इसमें आप द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन है। जन्म हुआ 20 जून 1958 में। ठीक है, 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। ये देखो, ये ओडिशा है, इसको हम लोग पहले उड़ीसा बोलते थे। ठीक है, आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मयूरभंज में एक संथाल परिवार में जन्म हुआ और आप जानते हो ये एक जनजाति है। तो इसका मतलब अगर मुर्मू जी जीतती है तो देश को पहली आदिवासी राष्ट्रपति मिलेगी। इससे पहले इस देश में आदिवासी राष्ट्रपति आज तक नहीं हुआ है, तो वो भी महिला। तो महिला भी होने वाली है, साथ ही साथ आदिवासी भी, ऐसा पहली बार होगा अगर ये जीत पाती हैं तो। अब थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड, लगभग 1997 में इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, राजनीति में अपने करियर की शुरुआत इन्होंने बीजेपी से, ये रायरंगपुर करके एक जगह है ओडिशा में, वहां से ये विधायक बनी थी। और उसके बाद 2015 में झारखंड की जो है ये राज्यपाल भी रही हैं। तो काफी रिनोड नेम है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही किसी एरेगेरे को उठा लिया हो एनडीए ने, ऐसा नहीं है। बहुत फेमस नाम आपने पहले हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, कुछ ने नहीं सुना हो, लेकिन झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। तो ज्यादातर लोग मोस्टली वही है, कुछ जैसे प्रतिभा पाटिल थी, वो पहले राजस्थान की राज्यपाल रही थी, बाद में वो राष्ट्रपति बने थे। तो इसी तरीके से सेम कुछ इनकी कहानी है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति पद की शुरुआत कहां से हुई, और फिर हम कुछ प्रसिद्ध विवाद भी देखने वाले हैं वीडियो के अंदर। तो देखो भाई, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अगर आप देखोगे तो हमारी आजादी जो है, हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, आप सबको पता है 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। और आजादी के बाद हमारे यहाँ क्या होता था कि गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी। जो वॉइसरॉय था ना, वॉइसरॉय को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, गवर्नर जनरल को। तो आजादी के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं मैं, गवर्नर जनरल की पोस्ट होती थी। ठीक है, गवर्नर जनरल। अब जैसे ही हमारा संविधान बना, हमारा संविधान कब बना, हम बोलते हैं कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ था। सिर्फ 16 आर्टिकल लागू हुए, 16 अनुच्छेद लागू हुए। तो पूरी तरीके से लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान तो बात ही नहीं करता गवर्नर जनरल के बारे में, तो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। अब अगला गवर्नर जनरल नहीं हो सकता था, उसकी जगह किसने ले ली थी, संविधान के हिसाब से निकल के आए राष्ट्रपति। और बोला गया कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना,
वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और कौन करेगा कि भैया संसद करेगी और विधानसभा के सदस्य करेंगे। ठीक है, तो पहले संसद चाहिए ना, विधानसभा के सदस्य चाहिए, उनका चुनाव होगा तो राष्ट्रपति आएंगे। कहने का मतलब तो यही हुआ। तो हमने क्या किया, एक टेम्पररी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना के बिठा दिया कि जब प्रॉपर्ली संसद और विधानसभाएं आ जाएगी तो आपका इलेक्शन करवाएंगे हम। समझ में आ गया। तो हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो उनको एक तरह का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। कब तक? जब तक कि इलेक्शन ना होंगे। तो 1951-52 में हमारी संसद के इलेक्शन हो गए, जनरल असेंबली के इलेक्शन हुए, और उन इलेक्शंस के बाद में 1952 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, और उन चुनावों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको पहला राष्ट्रपति चुन लिया गया। ये पहले हमने चुना नहीं है इलेक्शन के थ्रू, एक तरह से नॉमिनेट कर दिया कि भाई आप संभालो तब तक। ठीक है, जब तक चुनाव होके नया राष्ट्रपति नहीं आता तब तक आप रहोगे। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बड़े नाम थे भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट मेंबर चेयरमैन भी यही रहे, सच्चिदानंद सिन्हा के बाद यही थे। तो लॉ के बारे में जानकार भी थे और सर्वसम्मति से बन भी गए कि चलो ठीक है राजेंद्र बाबू जो है ये संभालेंगे। और इलेक्शन होने के बाद इन्हीं का नाम सबसे आगे चल रहा था, और यही हमारे पहले राष्ट्रपति बने 1952 में। और ये इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति बने। इनके बाद में एक भी बंदा ऐसा नहीं आया है जो 2 बार राष्ट्रपति बना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते। अमेरिका में ऐसा सीन है कि वहां राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा नहीं बना जा सकता। हमारे यहाँ कितनी भी बार बना जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रीफ में कि भाई हमारे यहाँ राष्ट्रपति पद की शुरुआत जो है वो कैसे हुई थी। अब कुछ 4-5 नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, और ये 5 नाम के टाइम पे कुछ ना कुछ फेमस जो है विवाद हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नाम तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही आता है। इनके टाइम पे जो पीएम थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी जो है उस टाइम पे पीएम हुआ करते थे, और नेहरू गवर्नमेंट जो है वो एक बिल लेके आई थी। बिल का नाम था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल आपने सुना होगा, हिंदुओं के लिए अलग मतलब एक कानून बनाया जाएगा और वो कानून मानना पड़ेगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उन्होंने इसको अपोज किया था। उनका कहना था कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदुओं के लिए बिल आ रहा है, प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों, इस देश के सभी लोगों के लिए क्यों नहीं, क्योंकि सब इस देश के नागरिक हैं, सबका समान अधिकार, हमने सबको समान अधिकार मिले हैं, संविधान से सब कुछ बराबर मिला है, तो कानून भी सबके लिए सेम आना चाहिए। तो इस बात के ऊपर थोड़ा सा नाराजगी थी नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में। उसके अलावा एक मुद्दा और है, बड़ा रीजन जिसको माना जाता है वो है सोमनाथ टेम्पल का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो राष्ट्रपति रहते हुए सोमनाथ टेम्पल के इनॉग्रेशन में और इस तरीके का फंक्शन में चले गए थे, और नेहरू जी इसके भी अगेंस्ट थे। नेहरू जी का कहना था कि भाई आप एक सेक्युलर स्टेट के राष्ट्रपति हो, तो आप किसी एक धर्म के कार्यक्रम में कैसे जा सकते हो। राजेंद्र प्रसाद जी का कहना था कि ठीक है माना मैं राष्ट्रपति हूं, लेकिन मेरा खुद का भी तो धर्म है, मेरी खुद की भी तो पर्सनल लाइफ है। तो यहां मनमुटाव हो गए थे, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी का जब हमारा एक टेन्योर खत्म हुआ तो अगली बार ये राष्ट्रपति बनना चाहते थे। नेहरू जी थोड़ा अगेंस्ट में थे। नेहरू जी ने कहा कि भाई सी राजगोपालाचारी जो हैं वो अच्छे ऑप्शन होते राष्ट्रपति के लिए। इस तरीके के कुछ मनमुटाव होते हैं। हालांकि बाद में नेहरू जो हैं वो मान गए थे और अगली बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही बने। लेकिन ये इनके टाइम की थोड़ी, हिंदू कोड बिल तो आपको जानना चाहिए इसके बारे में, तो अच्छा टॉपिक है, बहुत बार इसके ऊपर डिबेट भी होता है कि ओनली हिंदूज के लिए कानून क्यों, सबके लिए आना चाहिए, और ठीक भी है सबके लिए आना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या कहाँ है। अगले जो राष्ट्रपति हैं, वैसे राजेंद्र प्रसाद के बाद में राधा कृष्णन जो हैं वो दूसरे राष्ट्रपति होंगे, लेकिन हम कुछ फेमस के बारे में देख रहे हैं। फेमस इन द सेंस कि कुछ ना कुछ अलग हुआ है उनके टाइम पे, उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो लिख रहा हूं मैं यहां पे, एक बार देख लीजिए। ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जो पद पे रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने ये राष्ट्रपति थे और इसी टाइम इनकी मृत्यु हुई थी। इनका राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो 1966 से 1969 तक था। ठीक है, तो लगभग 2 साल ये रहे थे।
और पद पर रहते हुए मृत्यु इनकी हुई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु, ठीक है। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, इनकी सबसे मतलब हमारे जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें सबसे पहले यही थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, ठीक है। अगले जो है वीवी गिरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वीवी गिरी जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे। एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि ये उपराष्ट्रपति थे। तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो उपराष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति की जगह काम करता है, ठीक है। तो वीवी गिरी जो है, अब इस टाइम पे कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा लड़ाई वाला मामला चल रहा था, क्योंकि कांग्रेस में इंदिरा गांधी इस टाइम पे आई ही थी और इंदिरा गांधी चाहती थी कि सारी की सारी जो पावर है वो मेरे हाथ में रहे। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक हिस्सा बहुत पावरफुल था और उस हिस्से का नाम था सिंडिकेट। सिंडिकेट के जो हेड हुआ करते थे वो के कामराज को माना जाता है। सिंडिकेट मतलब है गैर हिंदी भाषी जो लोग थे उन पावरफुल लोगों का एक समूह था जिसको सिंडिकेट कहते थे, और इंदिरा के पक्ष वाले जो थे उनको इंडिकेट कहते थे, ठीक है। ये मतलब ऐसे ही फेमस पड़ गया था, ऐसा कुछ अलग से नाम नहीं है कि भाई इनको सिंडिकेट ही क्यों कहा गया, ठीक है। ये है सिंडिकेट और इंदिरा के पक्ष वालों को इंडिकेट कहा जाता था। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि पावर कामराज के हाथ में ना रहे, क्योंकि कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इंदिरा पीएम। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि पावर मेरे हाथ में रहे और कामराज चाहते थे कि इंदिरा जो है वो हम लोगों से सलाह करके कुछ भी काम करे, हमारे अकॉर्डिंग काम करे। ये ग्रुप किसका है, गैर हिंदी भाषी लोगों का। कोई बंगाली है, कोई तमिल है, इस तरीके से गैर हिंदी भाषी लोग जो हैं वो इस ग्रुप के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ठन गई थोड़ी। और कामराज का ग्रुप है, या आप यूं कहें कि कांग्रेस की तरफ से नाम लिया गया डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी का, कि ये इनको कांग्रेस पार्टी अगले चुनाव में खड़ा करना चाहती है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में। लेकिन इंदिरा जी नहीं चाहती थी। एक्चुअली इंदिरा जी को डर था कि अगर संजीवा रेड्डी अगले राष्ट्रपति बने तो वो तो मेरी बात मानने वाले हैं नहीं, तो मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो मेरी बात माने। इन्होंने कहा वीवी गिरी को कि आप इलेक्शन लड़िए। तो वीवी गिरी इस टाइम पे उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, इन्होंने राष्ट्रपति का पद भी संभाल रखा था। तो इन्होंने इस्तीफा दिया उपराष्ट्रपति के पद से और राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा, और मजेदार बात ये जीत गए। जीते बहुत कम गैप से थे, इनको कुल 55% या ऐसे कुछ वोट्स मिले थे, इसके आसपास ये ज़्यादा नहीं मिले थे। लेकिन फिर भी सिंडिकेट का जो खेमा था ये हार गया था। तो बड़े मज़ेदार चुनाव हुए थे, 1969 की बात है। इसके बाद में कांग्रेस जो है वो दो टुकड़े हो जाएगी, एक सिंडिकेट वाले लोग अलग हो गए थे और इंडिकेट वाले अलग हो गए थे। तो वीवी गिरी के टाइम पे ये वाला किस्सा हुआ था, ठीक है। अगले हैं हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी। इनका नाम सुना होगा आपने, पूरा नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, इनके टाइम पे भी कांड हुए थे। एक्चुअली ये भारत के इकलौते सिख राष्ट्रपति हैं और इनके टाइम पे हुआ ये, इंदिरा गांधी जी जो है उन्होंने 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार, याद होगा आपको, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जनरल सिंह भिंडरा वाले के समर्थक लोग हथियारों के साथ छुप गए थे और उनको बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी गई थी, जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार हम लोग कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में कभी हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये सब हुआ। हालांकि जो जनरल सिंह भिंडरा वाले थे वो इंदिरा गांधी के ही पोषित सांप कह सकते हो आप। इंदिरा गांधी ने ही उनको प्रमोट किया था शुरू में, जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को किया था, कुछ कुछ वैसी कहानी है। तो 1984 का जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था वो इन्हीं के टाइम पे हुआ और लोगों ने इनको काफ़ी चैलेंज किया कि यार आप कैसे सिख हो, आपके टाइम पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया और आप चुप रहे। इन्हीं के टाइम पे इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी उन्हीं के 2 सिख गार्ड जो थे उन्होंने, ये पता होगा आपको। और उसके जस्ट बाद में दिल्ली में दंगे छिड़ गए थे, एंटी सिख राइट्स हो गए थे, सिख विरोधी दंगे हो गए थे। उस टाइम पे ये ही राष्ट्रपति थे। तो कुछ लोग अपोज करते हैं कि आप राष्ट्रपति होते हुए कुछ कर नहीं पाए अपने लोगों के लिए, और ये सबको पता है कि सिखों को कितना ब्रूटली मारा गया था उसके बाद में। इवन मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो काफी शर्मनाक है। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद में राजीव गांधी जो थे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनसे पूछा गया कि सिख विरोधी दंगे हुए हैं तो उनकी तरफ से कि भाई आपका क्या कहना है, आपका क्या बयान है। तो
तो राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक बड़ा बरगद गिरता है तो आसपास की जमीन तो कांपती ही है। कहने का मतलब कि इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई तो उसके कारण ये जो दंगों में 30,000 लोग मरे, तो ये कुछ कोई खास बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। उनके हिसाब से तो इंदिरा गांधी बरगद थी, जो गिरे तो आसपास के छोटे मोटे जीव और धरती तो कांपनी ही थी। तो बहुत ही शर्मनाक बयान आज तक की इंडियन पॉलिटिक्स में माना जाता है इसको। ठीक है, फिर है फखरुद्दीन अहमद, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं मुस्लिम। और मजेदार चीज एक और कि जाकिर हुसैन जो है वो पहले थे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। ये दूसरे मुस्लिम है जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है। आज तक सिर्फ 2 ही राष्ट्रपति हैं हमारे जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई है, और दोनों ही कोइंसिडेंटली मुस्लिम्स हैं। पहले जाकिर हुसैन, दूसरे फखरुद्दीन अहमद। इनके टाइम पे एक काम हुआ जिसको थोड़ा शर्मनाक माना जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि इनको अपोज करना चाहिए था, बट भगवान जाने क्यों नहीं किया। वो डेट है 25 जून 1975। आप सबको याद आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इमरजेंसी की। 25 जून अभी जस्ट गई ही है, एक दिन पहले। हाँ, परसों ही 25 जून थी। तो 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी घोषित हुई थी। और आज तक के भारत के डेमोक्रेटिक इतिहास में अगर आप देखोगे तो बहुत शर्मनाक जो है ना, वो एक दौर था जिसमें सारे राजनेताओं को जेल में डाल दिया गया था। और ये सारी बातें हुई थी, आप सबको पता है। ज़्यादा जाने से कोई मतलब नहीं है, वरना लोग बोलेंगे ये तो बीजेपी का एजेंट है ना। ये होने का बहुत खतरा रहता है आजकल, टैग मिल जाता है भक्त होने का। चलो, फिर कुछ तथ्य है प्रेसिडेंट से ही जुड़े हुए जो छोटे मोटे आपके काम के हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कोई एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, हो सकता है पूछ लिया भी जाए, एक आधा तो पूछ ही लेंगे। जैसे सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार रहे, इकलौते यही हैं जो 2 बार रहे, इनके अलावा कोई नहीं रहा। और एक बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे इलेक्शन में। लगभग 99 पॉइंट समथिंग % वोट इनको मिले थे। वोट वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। ये वोट और वोट वैल्यू क्या है अभी जस्ट बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला की पद पर रहते हुए मृत्यु अभी देखा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद। निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति वो जो डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी थे ना, जो वीवी गिरी से हारे थे। बाद में 77 के चुनाव में 1977 में जब फखरुद्दीन अहमद की डेथ हो जाएगी, उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी जी जो हैं ये भारत के राष्ट्रपति बनेंगे निर्विरोध। एक्चुअली इनके खिलाफ बहुत सारे लोगों ने पर्चा भरा था, लेकिन वो सबके सब खारिज हो गए और ये जीत गए। और विपक्ष और पक्ष दोनों ने आपस में बात करके कि चलो नीलम संजीवा रेड्डी जी को बना देते हैं। थोड़ा सा कांग्रेस ने सपोर्ट किया। यहाँ पे कांग्रेस ने सपोर्ट इसलिए किया कि चलो यार, इनके साथ नाइंसाफी हुई थी इंदिरा जी के टाइम पे, तो क्यों ना इस बात को अभी ठीक कर लिया जाए। इसी टाइम पे इंदिरा जी जिंदा थी, 1977 की बात है। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है उनके नाम पे मोहर लग गई थी। और ये हमारे इकलौते निर्विरोध, जिनका अपोजिशन कोई अपोजिट में था ही नहीं, इकलौते निर्विरोध राष्ट्रपति हैं जो अकेले जीते थे, ठीक है। मतलब वोटिंग हुई ही नहीं थी। फिर है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, आप सबको पता है, राजस्थान की गवर्नर रही थी ये पहले। और 5वें हम सबके फेवरेट, आप में से बहुत लोगों के होंगे, पीपल्स प्रेसिडेंट किसको बोलते हैं? APJ अब्दुल कलाम आजाद को। आप सबको याद होगा, है ना। याद है तो कमेंट में इनका पूरा नाम लिख के बता दीजिए। APJ। वैसे इनके लिए भी कुछ हार्डकोर बिलीवर्स है ना, कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इनके लिए भी कहा था कि अब्दुल कलाम तो काहे के मुस्लिम है, वो तो हर किसी को भगवान के, मतलब ये एक बार कुछ इंसिडेंट हुआ था, मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है कि अब्दुल कलाम कहीं गए थे और एक न्यूड सेंट थे, मतलब नग्न साधु होते हैं ना, तो उनके सामने इन्होंने झुकाता प्रणाम किया था एक इस तरीके से उनको। तो बहुत सारे लोगों ने बयानबाजी करी थी कि ये तो सच्चे मुस्लिम है ही नहीं, सच्चा मुस्लिम सिर्फ अल्लाह को मानता है, इस तरीके की बातें। और लोग तो नहीं बोलते थे क्योंकि हम सबको तो बहुत प्यारे हैं, कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसा बोलते थे कि ये APJ नहीं BJP अब्दुल कलाम आज़ाद है ना। काफ़ी हास्यास्पद है कि BJP अब्दुल कलाम बोलते थे, मतलब BJP स्पॉन्सर्ड अब्दुल कलाम आज़ाद है। आपने उनकी फोटो देखी होगी वीणा के साथ में। और तो कुछ कट्टरपंथी जो हार्डकोर बिलीवर लोग होते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं। हालांकि एक राष्ट्रपति होते हुए अब्दुल कलाम के सामने वो लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पता है ना कि बड़े आदमी पे पत्थर फेंकोगे तो थोड़ा नाम हो जाता है, बस इसीलिए लोग बोल देते हैं। तो ये पहले और इकलौते साइंटिस्ट राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे देश के, और इनको प्यार से पीपल्स प्रेसिडेंट बोला जाता था। आपने देखा होगा
ये बहुत स्कूल में कॉलेजेस में जाते रहते थे, विजिट होती रहती थी इनकी, है ना। तो पीपल्स प्रेसिडेंट इनको बोला गया था। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट। भारत के संविधान में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कुछ आर्टिकल हैं, ठीक है। अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल। कुछ राष्ट्रपति से जुड़े हुए आर्टिकल है। तो वो जो सेक्शन है वो भाग 5 में आप देखोगे आर्टिकल 52 से शुरुआत हो जाती है, लेकिन सारे आज के लेक्चर से जुड़े हुए हैं नहीं, क्योंकि फिर तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर मैं एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करना बैठा तो ये लेक्चर जो अभी हम मान लो 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे, ये 2-2.5 घंटे में पहुंच जाएगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर्स और ये पावर वो पावर सारी बातें करेंगे, काफी लंबा हो जाने वाला है। तो हम आज के लेक्चर में जो जो डिस्कशन होगा वो कुछ आर्टिकल मैंने आपके सामने रखे। तो आर्टिकल नंबर 52 ये बोलता है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, ये हम सब ने देखा है। फिर एक अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 54, और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेगा। तो कौन कौन भाग लेगा, देखो, एक तो संसद प्लस भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा जहां जहां है, सिर्फ विधानसभा बोला है मैंने, विधानसभा, इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं, निर्वाचित का मतलब हो गया वो लोग जो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड नहीं है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भाग लेंगे, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेंगे। मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूं। संसद का मतलब हुआ लोकसभा राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति भी जोड़ते हैं हम, लेकिन संसद के 2 सदन है, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। तो लोकसभा की बात करें, लोकसभा में आज के टाइम पे 543 इलेक्टेड मेंबर्स है, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन होते थे, हट गया, तो 543 मेंबर तो ये वोट कर सकते हैं। और बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 245 मेंबर जरूर है, लेकिन 12 नॉमिनेटेड हैं, कला से साहित्य से, पता होगा ना आपको। राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है, वो 12 भाग नहीं लेंगे, बचे हुए 233 लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए। ऐसे ही हर राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, ठीक है। शुरुआत में यही था। बाद में हमने क्या किया, 1992 में 1992 में हमने एक अमेंडमेंट किया, हमने एक संशोधन किया संविधान में, और संशोधन का नंबर था 70। 70वें संशोधन में यह कहा गया कि भाई एक तो दिल्ली और एक पुद्दुचेरी, जिसको कुछ लोग पौंडीचेरी भी बोलते हैं, ठीक है, पुद्दुचेरी बोलिए ज्यादा अच्छा है। तो दिल्ली और पुद्दुचेरी के जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना, निर्वाचित ही होना चाहिए, नॉमिनेटेड कोई भी नहीं भाग लेगा, ठीक है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य। इनको भी जोड़ दिया गया कि ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। जब उसका इंपीचमेंट होगा ना, जब उसको हटाया जाएगा, तो ये लोग भाग नहीं लेंगे, सिर्फ संसद भाग लेगी, विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं लेंगे। मतलब हटाना आसान है और राष्ट्रपति को चुनना मुश्किल है ना। एक डर रहता है ना कि यार कभी हटा देंगे, इतना झमेला नहीं होगा। अलग अलग हो सकता है कि कल को राष्ट्रपति, मतलब अलग अलग राज्यों में सरकारें अलग हो, कोई नौटंकी करे और करे, तो हटाना आसान है, लेकिन चुनने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। वो प्रोसेस भी अभी हम देखने वाले हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है ना, उसको देखेंगे, वोट की वैल्यू को भी देखेंगे, थोड़ा सा आपको बस अच्छे से देखना होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 55 के अंदर क्लॉज 3 जो है, तीसरा क्लॉज जो है, वो बताता है कि इसके निर्वाचन की पद्धति कौन सी होगी, कैसे चुनोगे। तो हम सब ने पढ़ा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी भाई, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या फिर इसको बोल सकते हो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, कॉमनली STVS बोला जाता है फेमसली, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, अलग अलग नाम है, ठीक है। चलो, आर्टिकल नंबर 56 बात करता है कि पद की अवधि कितनी होगी। तो याद रखना है 5 वर्ष होगी, लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि 5 वर्ष कब तक होगी, जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद पे बैठेगा। अब हम आजकल 25 जुलाई से बैठता है, क्योंकि 1977 में जब नीलम संजीवा रेड्डी चुने गए थे तो वो 25 तारीख को चुने गए थे, 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई से 5 साल बाद की 25 जुलाई, वो 5 साल पूरे कंप्लीट होते जाते हैं, और उसी साइकिल में हमारे यहाँ 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति आता है, ठीक है।
तो जिस दिन वो अपने पद पे बैठेगा उस दिन से 5 साल तक। अब एक मजेदार चीज, अगर किसी राष्ट्रपति की बीच में मृत्यु हो गई तो जो नया आएगा वो बचे हुए टाइम के लिए आएगा या अगले 5 साल के लिए आएगा? साफ लिखा हुआ है ना भाई। अगर आप ये आर्टिकल देखोगे तो इसमें बोला हुआ है जिस दिन पद ग्रहण करेगा उससे अगले 5 साल तक रहने वाला है। तो बीच में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो भी जो अगला राष्ट्रपति आएगा वो 5 साल के लिए ही आएगा। ठीक है, क्लियर? आर्टिकल नंबर 58 बोलता है कि भैया निर्वाचन के लिए योग्यता, 4-5 योग्यताएं आपको सबको अच्छे से पता है। पागल नहीं होना चाहिए, देश का नागरिक हो, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सब तो कॉमन है। एक जो याद रखनी है कि भाई इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। हमारा संविधान बोलता है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। याद रखना, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये लिखा हुआ है संविधान में। तो 35 या 35 से ज्यादा वाला राष्ट्रपति बन सकता है। और अनुच्छेद 59 बात करता है पद के लिए शर्तें भी तो होती है, ये तो योग्यता थी, क्वालिफिकेशन थी। अभी कुछ कंडीशन है। कंडीशन में एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ काम की नहीं है। एक कंडीशन ये है कि ना तो वो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए और ना ही विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए। विधानमंडल का मतलब ना तो विधान परिषद में हो और ना ही विधानसभा में भी नहीं होना चाहिए, विधान काउंसिल में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में नहीं होना चाहिए, और ना ही पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए, और ना किसी लाभ के पद पे होना चाहिए। ये तो सबके लिए कॉमन है ही है। तो राष्ट्रपति के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि एक तो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्या इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा? लड़ सकता है, लेकिन यह मान लिया जाएगा जिस दिन आप राष्ट्रपति बनोगे तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आपका जो पहले वाला पद है संसद या विधानमंडल का वो रिक्त हो चुका है, ऐसा मान लिया जाएगा। जैसे ही आप राष्ट्रपति बनोगे पिछला पद रिक्त हो जाएगा। ऐसा कहां लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रहेगा। ये कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आज के लेक्चर से रिलेटेड हैं, तो हमने लिखना है यहां पे कंपलसरी, मतलब लगा कि नहीं यार ये नेसेसरी है लिखना। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट की वैल्यू जो निकालते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वोट नहीं पड़ते, वोट की वैल्यू निकलती है। तो ये पूरा झमेला है क्या? तो अच्छे से समझना, बहुत आसान है, समझ में आ जाने वाला है आपको। राष्ट्रपति के चुनाव की वोट की वैल्यू निकालनी है तो पहले यह देखना पड़ेगा कि भैया इस चुनाव में भाग कौन कौन लेता है ना, तभी तो वोट वैल्यू निकल के आएगी। तो इस चुनाव में हमने देखा कि भाई विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, कौन से सदस्य? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी को मिला के इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे। तो आज के डेट में, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस दिन देश में निर्वाचित सदस्यों का जो नंबर है वो है 4033। याद रखना, आज के टाइम पे एमएलए कितने हैं? 4033। कुछ लोग बोलेंगे सर 4033 थोड़ी थे, कुछ 500 के समथिंग थे। सॉरी, 4033 की बजाय 4100 के आसपास थे। बिल्कुल ठीक आपकी बात। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर जो है अभी वहां पे विधानसभा नहीं है, तो जम्मू कश्मीर वाले माइनस हो गए, अभी 4033 है। ठीक है, ये हो गए। ये तो वोट करते ही करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, इनके मेंबर्स भी तो वोट करते हैं, इलेक्टेड वाले, निर्वाचित वाले। तो कौन कौन है? अभी जस्ट बात करी थी, 543 तो लोकसभा के और 233 राज्यसभा के। तो जोड़ दो भाई, पहले इनको एक साथ ही लिख देते हैं। कितना हो गया? ये 6 और 7 और 7, 776 हो गया। ठीक है, तो मतलब कितने लोग वोट करने वाले हैं? 4033 तो ये, और 776 ये लोग, इतने ही तो वोट करेंगे। आप इनको टोटल कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने लोग जो हैं वो वोट करने वाले हैं। तो अब हम इनको टोटल करेंगे तो नंबर निकल के आ जाएगा। अब काउंटिंग करना पड़ेगा यार, ये मैथ्स थोड़ी बीच में गड़बड़ करती है। चलो, 6 और 3 9, इधर 7 और 3 10 हो गए, एक इधर लग गया, एक इधर गया, 7 और 1 8, 4809 आ गए भाई, है ना। ये कौन है? ये टोटल वोट है, कुल वोटर्स हैं।
कि भाई इतने लोग वोट करेंगे, ठीक है, यही तो हुआ। संसद और विधानसभाओं के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं हमने उनको जोड़ दिया और नंबर निकल के आया 4809। ये टोटल वोटर्स हो गए। इन टोटल वोटर्स के लिए क्या है ना कि एक नया शब्द है, राष्ट्रपति चुनाव में यूज लिया जाता है और इनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। इसको बोल देते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। ये लो जी, इसे इलेक्टोरल कॉलेज बोल दिया जाता है, ठीक है। और इनमें से एक एक बंदे को अगर उठाओगे तो उसे बोला जाता है इलेक्टर, चुनने वाला। इलेक्टर समूह को क्या बोल दिया? इलेक्टोरल कॉलेज। इतना तो आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन वोट करने वाला है। अब वोट की वैल्यू क्या है? हर एक वोट का ना वेटेज होगा, कुछ भार होता है, कुछ वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे विधानसभा के मेंबर की। तो विधानसभा के एक एमएलए की अगर आपको वोट की वैल्यू निकालनी है, बड़ा आसान है, बहुत कोई ज्यादा टिपिकल काम नहीं है। आपको क्या करना है, उनकी कुल आबादी लिख देनी है उस राज्य की। जिस राज्य के एमएलए की आप क्या निकालना चाह रहे हो? वोट वैल्यू निकालना चाह रहे हो। उस राज्य के वोट एमएलए की वोट की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, उसकी कुल आबादी लिख दो। बस एक कंडीशन है कि आबादी 1971 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, आज की नहीं। 1971 वाली होनी चाहिए। आज की क्यों नहीं होनी चाहिए, पहले इस पे बात कर लेते हैं। 1971 के बाद में आप देखोगे तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो गिरना कम हुई है, मतलब गिरना शुरू हुई है। हमारे यहाँ पॉपुलेशन परसेंटेज में अगर आप देखोगे, रेट जो है वो कम हो रही है, प्रतिशत, मतलब धीरे धीरे हमारी जो जनसंख्या है ना वो गिर रही है, ठीक है। तो हमारे यहां हमने एक ये ऐसी व्यवस्था लाए कि 1971 के बाद जो राज्य जनसंख्या को कम करने में अच्छा काम कर रहे हैं, उनका परसेंटेज कहीं आगे जाके कम ना हो जाए, उनका वोट वैल्यू कम ना हो। कहीं कल को वो ये ना बोले कि एक तो हमने अच्छा काम किया कि देश की जो पॉपुलेशन थी उसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की, ऊपर से जब हमारे बंदों के, जब हमारे एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने का टाइम आया तो बाजी मार रहे हैं ज्यादा आबादी वाले राज्य। तो ये तो गलत हो जाएगा ना उनके साथ। एक तो उन्होंने पॉपुलेशन के लिए अच्छा काम किया, दूसरा उनकी वैल्यू भी कम हो गई है, तो ये तो गलत था। तो हमने सेट किया कि भैया 1971 वाली रखेंगे। कब तक? 2026 में वापस परिसीमन होने वाला है, तब तक। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो कुल आबादी और अपोन में हम रखेंगे उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटें, राज्य विधानसभा की कुल सीटें। तो यहां लिख दीजिए कुल सीटें किसकी? विधानसभा की। मैं यहां सिर्फ वी और से लिख रहा हूं, आप सब मत जाना, ये विधानसभा लिखा है मैंने, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 1/100 नहीं करना है, 1000 करना है। एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकल के आ जाने वाली है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो कैसे होगा? मान लो एक राज्य की जो जनसंख्या है, जनरली सब लोग यही करते हैं, आसान रहता है ना, 0 0 कट जाते हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। मान लो एक राज्य की जनसंख्या जो है वो 1 लाख है और उस राज्य की कुल विधानसभा सीटें 100 है। ये लो लगाया फॉर्मूला, ये 1000 से इसके 0 गए, ये 0 गए, 1 बच गया। तो मतलब यहां के एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होगी? 1। एक एमएलए के वोट की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो किसी भी राज्य की विधानसभा की सीटें हैं उनके एक एक बंदे की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर ऐसा पूरे देश में करके सारों का टोटल कर लेते हैं, ठीक है। एक अगले पेज पे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर आप कुल वोट वैल्यू देखोगे, किसकी? कुल वोट वैल्यू विधानसभाओं की, सिर्फ विधानसभा की, तो ये निकल के आने वाली है 5,43,231। आज की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है, जून 2022 की बात कर रहा हूं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो 5,43,231 जो है वो भारत की पूरी विधानसभाएं, राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेश, उन सब की विधानसभाओं में जितने भी एमएलए हैं उन सब एमएलए की वोट की वैल्यू ये आएगी आज के टाइम पे।
आप चाहो तो अलग अलग भी निकाल सकते हो, उस राज्य की 1971 के अकॉर्डिंग पूरी आजाद आबादी लिख लो, आबादी के नीचे सीटों की संख्या लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 1/1000 कर दो, वोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। हर एक राज्य की अलग अलग आने वाली है। क्यों आएगी? क्योंकि आबादी अलग है, सीटों की संख्या अलग है। ठीक है, अब ये तो आ गया एमएलए के लिए। अब संसद के लोगों की कैसे निकालेंगे? संसद की निकालनी आसान है, कुछ नहीं करना, एक सांसद की निकालनी है ना हमें। देखो सांसद की कैसे निकालेंगे? कुल एमएलए की सीटों का वोट वैल्यू, तो वोट वैल्यू किसका? टोटल वोट वैल्यू ऑफ, यहां टोटल कर देते हैं, टोटल वोट वैल्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट। किसकी सीटें? जो टोटल एमएलए की निकल के आई है ना, उनका वोट वैल्यू, और अपोन में पूरे सांसदों की संख्या, पार्लियामेंट में कितने सांसद हैं। तो अभी हमने देखा 776 आ रहे थे टोटल, और इनकी वोट वैल्यू कितनी आ रही है? ये रही 5,43,231। भाग दे दो भैया 776 से, तो एक सांसद की वोट वैल्यू निकल के आएगी लगभग 700.03। इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, और कितनी निकल के आ जाएगी? 700। एक सांसद की वैल्यू कितनी निकल के आई? 700। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया बताओ सारे सांसदों की कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? 700 को गुणा कर 700 गुणा कर दोगे 776 से, यही तो करोगे। तो पूरी संसद की निकल के आ जाएगी, जोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल के आएगा 5,43,200, ये निकल के आने वाला है। अभी हमने देखा ये तो है विधानसभाओं का, और सांसदों का कितना आया? 5,43,200। इन दोनों को जोड़ दो, जो टोटल आएगा वो टोटल राष्ट्रपति चुनाव में जितने वोट गिरने वाले हैं उन सब की टोटल वोट वैल्यू होगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मैं धीरे चल रहा हूं। विधानसभाओं के सारे एमएलए की वोट वैल्यू प्लस संसद के सारे एमपी की वोट वैल्यू को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल वोट वैल्यू आ जाएगी इस देश की, टोटल वोट वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग वोट वैल्यू निकालते हैं। और इसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना है, सिक्किम राज्य जो है, अब सबको पता है सिक्किम की जो आबादी है, जो जनसंख्या है वो कम है, तो सिक्किम के एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल के आती है सिर्फ 7, ज्यादा नहीं है। और सबसे ज्यादा किसकी निकलेगी? जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश, और यहां के एक एमएलए की वोट की वैल्यू है 208। कहने का मतलब यह हुआ कि सिक्किम का एक एमएलए जब राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेगा, किसी को प्रेफरेंस में एक वोट डालेगा, तो उस उम्मीदवार के खाते में कितने अंक जाएंगे? 7। और वहीं यूपी का एमएलए अगर डालेगा तो उस उम्मीदवार के खाते में अंक जुड़ेंगे 208। ये उनकी वोट की वैल्यू हुई। इस तरीके से पूरे देश से जितना वोट वैल्यू जिस उम्मीदवार को ज्यादा मिलता है वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। लेकिन उसके लिए पूरी एक प्रोसेस है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहते हैं। देखो बोर तो नहीं हो रहे, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन समझना है तो आपको थोड़ी देर तो साथ देना ही पड़ेगा। तो ये तो था वोट वैल्यू निकालने का सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। और ये फैक्ट जरूर से याद रखना सिक्किम के लिए और यूपी के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। चलो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति कैसे काम करती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सबको पता होगा, मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 4 लोग जो है वो मैदान में हैं, 4 उम्मीदवार हैं। ए नाम का कोई बंदा है, बी नाम का कोई है, और सी है, और डी है। तो भारत के सारे सांसद वोट देने चल जाएंगे। कोई नहीं जा पा रहा है वो बात अलग है, कोई मर गया या कुछ भी है, तो राष्ट्रपति का चुनाव रुकने वाला नहीं है। उसके लिए राष्ट्रपति का चुनाव तो अपनी डेट पे ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सुनामी आ जाए चाहे, लेकिन वो होगा। बाद में बह जाए चाहे हम, लेकिन एक बार का तो प्रेफरेंस में फटाफट वोट डाल के फिर सुनामी के साथ निकल लेंगे, लेकिन चुनाव होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य थे वो आ गए, सारे सांसद आ गए। उन सबको क्या करेंगे, एक बैलेट पेपर दे देंगे। उस पेपर में चारों जो कैंडिडेट है उनके नाम लिख दिए, जितने भी लड़ रहे हैं, 4 की बजाय 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक बैलेट पेपर दे देंगे कि ये लो भाई,
आपको क्या करना है, वोट देना है, किसको देना चाहते हो। यहाँ पे नाम लिखे हुए रहते हैं, जैसे चुनाव चिन्ह होते हैं ना ईवीएम में, हमारे जनरली प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के हैं, तो इनमें क्या होता है, चुनाव का चिन्ह होता है। इसमें चुनाव चिन्ह नहीं होता है, इसमें नाम लिखा हुआ रहेगा। अब आपको क्या करना है, आपको मतलब जो एमएलए या एमपी है वो क्या करेगा, यहाँ वोट देगा। और वोट कैसे देगा, प्रेफरेंस में देगा। हर एक एमएलए और एमपी अलग अलग देगा। कैसे देगा कि मान लो मुझे सी ज्यादा पसंद है, मुझे लगता है कि सी सबसे काबिल उम्मीदवार है राष्ट्रपति बनने के, तो मैं लिखूंगा ये 1 नंबर आदमी है भैया, ठीक है, इसको बनाया जाना चाहिए। फिर मुझसे पूछेंगे अच्छा ये नहीं बना तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल दूंगा मान लो मुझे लगता है ए, तो मैंने बोल दिया सेकंड प्रेफरेंस ए की, ठीक है। अभी यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पूरा प्रोसेस ही पड़ा हुआ है। फिर मान लो आपको लगता है डी, तो मैंने इसको दे दिया 3 नंबर और लास्ट में बी बच गया, इसको मिल गया 4 नंबर, ठीक है। ये हो गई प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोटिंग, ठीक है, कि अब आपका काम खत्म, सबने वोट दे दिया और एक एमएलए और एमपी एक ही बार वोट कर सकता है। आपने अपना बैलेट पेपर भर दिया, फाइनली क्या हुआ, बैलेट पेपर सबके चेक हुए और देखा गया कि किसको कितने प्रेफरेंस में पहली स्थिति पे रखा गया है। कितने लोगों ने ए बी सी डी को पहली प्रेफरेंस पे रखा है, कितने लोग ऐसे हैं। तो मान लो निकल के आया कि भाई ए को जो है टोटल, भाई अपन ये करते हैं, मान लेते हैं कि टोटल वोट देने वाले 100 हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा है ना, कैलकुलेशन भारी हो जाएगी यहाँ बोर्ड पे, मैं मैथ तो पढ़ाता नहीं हूँ और मेरी मैथ वैसे भी सुभान अल्लाह है। तो मान लो 100 है, 100 करके रखते हैं अपन, थोड़ा आसान रहेगा। तो ए को मान लो कि भाई 15 जनों ने पहली पोजीशन पे रखा, ए को 15 जनों ने पहली पोजीशन पे रखा है, तो ए को अभी कितने वोट मिले हैं, 15, जिन्होंने पहली स्थिति पे रखा है, ठीक है। थोड़ा धीमे चल रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आपको इजीली समझ आए। ऐसे ही मान लो बी को जो है 10 जनों ने ही रखा, ओके, इसको मान लो 35 जनों ने रखा, ठीक है, और कितना हो गया, ये हो गया 25, 25 और 35 60, और इनको मान लो 40 लोगों ने ये रखा, ठीक है, पहली प्रेफरेंस पे। तो ये निकल के आ गया, ये पहले राउंड की वोटिंग है। वो ये कहेंगे कि भाई फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और राष्ट्रपति बनने के लिए कितने वोट चाहिए, कम से कम 50% से थोड़ा सा ज्यादा। तो मतलब कितना ज्यादा, आपके पास जैसे ही 50% वोट आ गए, उससे एक ज्यादा होते ही आप राष्ट्रपति हो जाओगे। लेकिन यहां तो किसी के पास भी एक ज्यादा नहीं आया, कभी कभी होता है पहले ही राउंड में क्लियर हो गया। तो जब आपके पास ऑलरेडी 50% वोट आ गए तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। 50% से ज्यादा वोट अगर आपने सिक्योर कर लिए तो फिर क्या गिनती करनी है, कुछ नहीं करना। अगर ऐसी कंडीशन बनी कि भाई अभी क्लियर नहीं है, किसी के पास 50% वोट नहीं आए, तो राउंड 2 होगा, सेकेंड राउंड की गिनती होगी। अब सेकेंड राउंड की गिनती में क्या करेंगे, वो ये देखेंगे कि सबसे कम वोट किसको मिले। ये रहा बी महोदय को सबसे कम वोट मिले, तो इनको बोलेंगे आप अभी घर जाओ, आप नहीं बन सकते, ठीक है। लेकिन बी के ये जो 10 वोट है इनको रख लिया जाएगा। बी को तो भेज दिया, लेकिन बी के 10 वोट रख लिए और ये देखा कि ये जो 10 लोग थे, इन्होंने बी को पहली प्रेफरेंस पे रखा था, पहली स्थिति पे रखा था। तो चेक होगा कि इन 10 लोगों ने दूसरी स्थिति पे किस किस को रखा है। तो देखो बी को इन्होंने पहली पोजीशन पे रखा था, तो दूसरी पोजीशन में किस किस को रख सकते हैं भाई, या तो ए को रख सकते हैं, या सी को रख सकते हैं, या डी को रख सकते हैं। पहली पे तो बी को रख दिया था ना इन्होंने। तो अब ये देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पे किस किस को कितने वोट मिले। अब मान लो इन 10 लोगों में से 2 ने तो ए को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था, ठीक है, 6 लोगों ने सी को सेकंड प्रेफरेंस पे रखा था और 2 लोगों ने डी को रखा था। ये आया निकल के। तो अब क्या करेंगे, अब एक छोटा सा प्रोसीजर होगा कि ये वोट इनमें बांट दिए जाएंगे। तो देखो ए को कितने वोट मिले, बी वालों में से 2 मिल गए, ये लो 2 इसके आगे रख दिए। सी को इधर से 6 मिल गए सेकंड प्रेफरेंस में, ये लो जी, और डी को 2 मिल गए, ये लो। अब काउंटिंग करो, 17, इधर 35 और 6 41, इधर 42। लेकिन अभी भी किसी के पास 50% वोट नहीं आए, तो राउंड 3 होगा। ये लो भाई राउंड 3, थर्ड राउंड स्टार्ट। और थर्ड राउंड तक आते आते तो सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। अभी आपको क्या लग रहा है, या तो ये बनेगा या ये बनेगा।
इसके पास बहुत कम है, इसको तो सेकंड राउंड में जाना पड़ेगा, बाय बाय बोलेंगे। अब इन दोनों के बीच में टक्कर चलने वाली है, ठीक है, तो इनको बाय बोलेंगे। अब बी तो जा चुका है, अब ए को बोलेंगे भाई आप भी जाओ, ठीक है, लेकिन ए के भी वोट रख लिए जाएंगे। अब ए के पास देखो ये 15 वोट है और ये 2 वोट है, तो पहले तो इन 15 को देखेंगे। इन 15 लोगों ने क्या किया था, ए को पहली प्रेफरेंस पे रखा था। दूसरी प्रेफरेंस देखो, तो ये 15 लोग जो हैं दूसरी प्रेफरेंस पे किस किस को रख सकते हैं, या तो बी को या सी को या डी को, इन्हीं को तो रखेंगे। तो इन 15 वोटों को मान लो खोला गया, मैं यहां खोल देता हूं। इन 15 वोट जो किसको मिले थे, ए को, इनकी सेकंड प्रेफरेंस देखी गई, तो इनकी सेकंड प्रेफरेंस में किस किस को वोट मिल सकता है, या तो बी को या सी को या डी को। थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, ठीक है। अब मान लो ये 15 के अंदर से बी को 2 वोट मिल रहे हैं सेकंड प्रेफरेंस पे, ठीक है, सी को जो है 8 वोट मिल रहे हैं, ठीक है, और बचे हुए जो वोट हैं कितने बच गए, 8 और 5 वोट बचे, ये मिल गए डी को। अभी तो जीतेगा नहीं, एक को जिताना पड़ेगा अपने को, है ना, वरना अपन ऐसे राउंड बाय राउंड चलाते रहेंगे। तो जैसे सी को आप देखोगे, मान लो सी को मिले 10 वोट और बचे हुए 3 मिले डी को। अब इनको फिर से जोड़ दो इनमें, अब ये दोनों तो बाय बाय कर गए ना, छोड़ो इनको। तो सी को कितने मिल रहे हैं, 10 और मिल रहे हैं, जोड़ दिए। डी को कितने मिल रहे हैं, 3, जोड़ दिए। अब ये 2 वोट और बच गए ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, अभी 2 वोट और है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। 2 वोट और है। ये 2 वोट कहां से आए थे, ये बी के 2 वोट थे। देखो ये बी जब गया था तो ए को 2 वोट देके गया था, तो इसका मतलब क्या था, ये 2 लोगों ने किसको चुना था, बी को पहली प्रेफरेंस पे रखा था और ए को दूसरी प्रेफरेंस पे रखा था। तो इन दोनों वोट की तीसरी प्रेफरेंस देखेंगे कि तीसरे पे कौन है। अब तीसरे पे कौन हो सकता है, या तो सी होगा या डी होगा। मान लो दोनों को एक एक वोट मिल गया, इधर से भी एक और एक, ये लो एक एक इधर मिल गया, कितना हो गया 41 और 11, 41 और 10 51, और ये लो 52%, और इधर 42 और 4 46। कौन बना राष्ट्रपति, 52% हो गया, 50% प्लस। तो जी कौन निकल के आया राष्ट्रपति, सी जो है ये राष्ट्रपति बन जाएगा। इस तरीके से प्रोसीजर चलता है। अब आप देखो आगे एक्चुअली ये चल रहा था, पहले इसके 41 हो गए थे, सॉरी जो डी है वो आगे चल रहा था, उसके पास 42 थे, इसके पास 41 ही थे। इसको पहले राउंड में भी ज्यादा लोगों ने चुना था, लेकिन वोट की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते निकालते क्या बच गया, 52% बचा ओनली। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में वोटिंग होती है। हल्का सा अगर कंफ्यूजन रहा हो तो रिकॉर्डेड है आपके पास, थोड़ा सा पीछे जाने का और पूरा फिर से रिवाइज मार दो, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है राष्ट्रपति चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के थ्रू काउंटिंग करने का, ओके। अब जो है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हम सबके दिमाग में रहते ही हैं, वो बात कर लेते हैं हम लोग। और आप आए दिन के इनके बारे में आए दिन कोई ना कोई हम डिबेट देखते रहते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो चलो कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष क्यों होता है। अप्रत्यक्ष मतलब हम और आप तो वोट देते नहीं है, तो कौन वोट देता है, सांसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, ठीक है। यूटी के भी शामिल कर लिए थे उन्होंने। तो अप्रत्यक्ष क्यों ना देश की जनता से ईवीएम के थ्रू वोट करवा लिया जाए। क्यों इतना झमेला यार, एक को भेज रहे हो उसके वोट बांट रहे हो, फिर उसको भेजा फिर उसके वोट बांटे, इतना झमेला क्यों, है ना। देश के लोगों से ही पूरा करवा सकते हो। तो इसके क्या ना कुछ नेगेटिव्स है। एक तो देखो पैसा बहुत खर्च होगा, जब आप ऐसे चुनाव कराओगे तो पैसा खर्चा बहुत होने वाला है। प्लस जब राष्ट्रपति जनता के थ्रू चुन के आएगा तो वो नाम मात्र का हेड कैसे रहेगा, नॉमिनल हेड कैसे रहेगा। क्या राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में टकराव की गुंजाइश नहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। तो टकराव हो सकता है किसके बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इन दोनों के बीच में आपको फिर बाद में लड़ाइयां देखने को मिलेगी, क्योंकि राष्ट्रपति बोलेगा मैं सबसे बड़ा हूं प्लस पूरी देश से जीत के भी आया हूं। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि भाई एक ही आदमी को पूरा देश कैसे जानेगा, तो माइनॉरिटी जो है उसको दबा दिया जाएगा, या माइनॉरिटी का जो पक्ष जो है वो दब जाएगा ऑटोमेटिकली। सोच के देखो आज के इंडिया की कंडीशन को देखो आप, राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, इस देश में 80% हिंदू है, लगभग 17% मुस्लिम है, डेटा यही बोलता है, और बाकी के 3% हम अदर मानते हैं।
तो अगर इन हिंदुओं के अंदर से, हिंदूज के अंदर से 50% वन ही तो करना है, इतने से लोगों ने वोट कर दिया तो इनका तो कभी नंबर ही नहीं आएगा। तो अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक का मतलब यहां मुस्लिम से नहीं है, वो जो कम नंबर में है, तो जितने बाकी बच गए, क्रिश्चियन बच गए, जैन बच गए, सिख बच गए, ईसाई बच गए, मुस्लिम बच गए, उन सबका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं धुंधला हो जाने वाला है। बहुत कम होगा कि अब्दुल कलाम जैसा कोई कैंडिडेट आएगा और वो इस तरीके से जीत पाए। समझ में आ गया? तो अल्पसंख्यक जो होते हैं, अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व जो है वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये कुछ खतरे रहते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे बड़ा खतरा जो मुझे लगता है वो टकराव वाला ही है, कि सीधा चुनाव कराते तो शायद टकराव होता, ऑब्वियस सी बात है, होता ही होता। फिर अगला कि राष्ट्रपति की पद पे रहते हुए मृत्यु हो जाए तो अगला राष्ट्रपति कब तक रहेगा। अभी देखा था पीछे आर्टिकल नंबर 56, जिस दिन ज्वाइन करेगा उससे अगले 5 साल तक रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कब तक रहेगा? जिस दिन ज्वाइन करने वाला है, ज्वाइन करने से अगले 5 वर्ष तक रहेगा, ठीक है। फिर क्या हम राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं? बिल्कुल लड़ सकते हो, बस भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, 35 साल से ज़्यादा की एज होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ी कंडीशन है, अगर हर कोई चुनाव लड़ पाता तो आप देखोगे कि पास में दारू बेचने वाला भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, ये इधर भी कंडीशन हो जाती फिर खराब। तो इसके लिए सरकार ने एक चुनाव आयोग जो है, उन्होंने एक थोड़ी सी कुछ कंडीशंस रखी हुई है। वो कंडीशन क्या है? वो लोग बोलते हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हो, हम रोक नहीं रहे, लेकिन आपको 50 तो प्रस्तावक चाहिए। प्रस्तावक कौन हो सकते हैं? या तो एमएलएज होंगे या एमपी होंगे, इलेक्टेड मेंबर्स जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं, वही वाले। 50 तो प्रस्तावक चाहिए और 50 ही लोग आपको समर्थन करने वाले चाहिए, अनुमोदक चाहिए, और दोनों अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 प्रस्तावक ही हाँ सपोर्ट कर देगी, हाँ हाँ इनको लड़ाओ लड़ाओ लड़ाओ, ऐसा नहीं होगा। 50 प्रस्तावक अलग, 50 समर्थक अलग, तो आपका नॉमिनेशन हो सकता है, लड़िए बिल्कुल। और राष्ट्रपति का चुनाव इतना सीरियस है ना, इतना बड़ा नाम है, तो खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि पहले 20-20 लोगों ने चुनाव लड़ा है, 24-24 लोगों ने चुनाव लड़ा है, एक एक वोट नहीं मिला उनको, वोट वैल्यू के हिसाब से एक वोट नहीं मिला उनको। तो इतने बड़े चुनाव में हंसी माहौल ना बन जाए, उसका पूरा मखौल ना बन जाए, उसके चक्कर में थोड़ा सा इन रूल्स को थोड़ा सा जो है ना हार्ड बनाया गया है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का, तो इतना आसान है नहीं वो सब कुछ, क्योंकि सबसे बड़े हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव है भाई, और हेड ऑफ द स्टेट के चुनाव को आप मजाक तो नहीं बना सकते कि कोई भी लड़ रहा है। तो एक ठीक है व्यवस्था, 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 समर्थक चाहिए, आप ले आओ, बिल्कुल लड़िए। और जब आप इतने ही नहीं ला सकते तो इसका मतलब आपको कोई जानता ही नहीं है, तो जबरदस्ती राष्ट्रपति चुनाव लड़के करोगे क्या? पहले एमएलए एमपी तो बनो, फिर सीडी में पहुंच जाना। वैसे 35 साल चाहिए होते हैं, तो 25 की उम्र में पहले एमएलए एमपी का लड़ लो। चलो, तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? अभी देखा था पीछे, ये वर्ड बहुत यूज आता है कि भाई इलेक्टोरल कॉलेज ने इतना वोट डाला, इतनी वोट की वैल्यू है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब सीधा सा है, सारे एमएलएज प्लस सारे एमपीज जो हैं, इनको मिला के इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है। और इनमें से किसी एक को अगर आप पूछोगे कि एमएलए क्या बोलूं या एमपी को क्या बोलूं, तो बोलेंगे इलेक्टर, ठीक है। चलो, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? बहुत आसान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग जो है वही राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ओके, अभी खत्म नहीं हुए क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है? अमेरिका में 2 बार, लेकिन भारत में चाहे जितनी बार, चाहे जितनी बार, ठीक है। आप चाहे जब तक लड़ो। अब आप हो सकता है कल को 1000 साल के हो जाओ तो भी लड़ लेना, पॉसिबल हो तो, कोई रोकने वाला नहीं है। कितने वोट चाहिए जीतने के लिए? अभी बताया भैया, 50% क्रॉस करके 1 वोट और। 51% नहीं बोला है मैंने, ठीक है, मैंने बोला है 50% प्लस 1, आपको यही बोलना है। 51% बोलते ही गड़बड़ हो जाता है। जैसे आप बड़ा नंबर लोगे ना, तो 51% में 1 वोट नहीं आता, बहुत सारे वोट मिलके 1% बनाते हैं फिर। तो 50% प्लस 1, ये नॉर्मल भी अगर कोई पूछे ना तो भी आपको यही लिखना है, 51% प्लस 1। जब आधे से ज्यादा लिखते हो ना, आपकी आधे से ज्यादा सदस्य चाहिए, तो आधे से ज्यादा को आप ऐसे लिखा करो कि 50% प्लस 1, ज्यादा सही तरीका है ये लिखने का। क्या दल बदल का कानून इस पे लागू होता है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे जो संविधान की 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल जो है, उस 10th शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई
राजनेता एमएलए या एमपी अपनी पार्टी की बात नहीं मानता है, पार्टी की बात के अगेंस्ट में वोट करता है, तो उसकी जो सदस्यता है एमएलए या एमपी की वो जा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट है, बैलेट पे दिखाया नहीं जाता। तो अगर आप वोट डालोगे भी किसी को तो पता ही नहीं चलने वाला है। तो पता ही नहीं चलेगा तो 10वीं अनुसूची लागू कैसे होगी? और अगर पता चल गया तो सीक्रेसी कहां रही? समझ रहे हो ना बात को? तो राष्ट्रपति चुनाव गुप्त कहां रहे? तो गुप्त नहीं रहेंगे तो चुनाव खतरे में। और अगर ओपन हो गए तो 10वीं अनुसूची, तो गुप्त रहेंगे तो 10वीं अनुसूची वैसे ही जाने वाली है। ठीक है, लेकिन बाकी जो चुनाव है उनमें ऐसा हो सकता है। एक्चुअली देखो होता क्या है, जैसे अभी राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो पार्टी क्या करती है? व्हिप इशू करती है। व्हिप इशू करने का मतलब है सरकार एक तरह का मैसेज भेजती है अपने पार्टी के मेंबर्स को कि आपको किसको वोट करना है। अब राज्यसभा के चुनाव में तो क्या है ना कि वो एजेंट खड़ा रहता है पास में, अपनी पार्टी का आदमी, और वो देखता है किसको वोट दिया, दिखाओ भाई, अच्छा इसको वोट दिया है, वो चेक करता है। तो वहां तो 10वीं अनुसूची लागू हो जाती है, चेक कर रहा है और आपको निकाला जा सकता है कि आप पार्टी लाइन की बात नहीं मानते हो। लेकिन यहां दिखाया ही नहीं जा सकता, तो आपको पता ही नहीं चलता किसको वोट दिया, तो 10वीं अनुसूची लागू नहीं होगी, याद रखना। फिर 1971 की जनगणना को आधार वर्ष क्यों माना गया है? इसलिए कि भाई जिन राज्यों ने जनसंख्या को कम करने में अच्छे काम किए हैं उनको प्रोत्साहन मिले, ना कि उनको हम ये दिखाएं कि देखो तुम्हारा वोट वैल्यू भी गया, जनसंख्या भी गई, तुमने अच्छा काम भले किया हो लेकिन वोट वैल्यू तुम्हारी कम आ रही है। तो कल को वो भी कहीं अपनी पॉलिटिक्स के बनाने के चक्कर में जनसंख्या को बढ़ाना ना शुरू कर दे। तो हमने क्या किया, जनसंख्या जो है उसका आधार वर्ष 1971 ही रखा हुआ है। चेंज होगा 2026 में, या हो सकता है यही रख दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। विधानसभा भंग होने की स्थिति में क्या होगा? उस राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका क्या होगा? तो विधानसभा अगर भंग हो गई तो सदस्य गए सारे अपने घर, सदस्यता खत्म, विधानसभा ही नहीं रही, तो आप ना एमएलए रहे ना विधान परिषद के मेंबर रहे, कुछ नहीं रहे। तो जैसे ही विधानसभा खत्म तो राष्ट्रपति के चुनाव तो होने ही वाले हैं। तो होगा ये कि उस राज्य जहां पे विधानसभा खत्म हो रखी है उस विधानसभा के जो एमएलए हैं वो उस चुनाव में भाग नहीं लेंगे, राष्ट्रपति चुनाव होगा। एग्जाम्पल हमारे पास में है जम्मू एंड कश्मीर। धारा 370 हटाने के बाद से यहां पे क्या हुआ है, आर्टिकल 370 हट गया है और विधानसभा भंग हो गई है। और विधानसभा भंग होने से इस राज्य के जो एमएलए हैं उन एमएलएज ने पार्ट नहीं लिया है क्योंकि वो चुने ही नहीं गए, विधानसभा भंग हो गई है। तो अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, उनका वेट नहीं करेगा राष्ट्रपति का चुनाव कि भाई वहां चुनाव हो तो हम वापस से इलेक्शन करवाएंगे या तब तक के लिए आप इलेक्शन को रोक दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा, लगभग तय हो चुका है। आप सबको पता है कि यशवंत सिन्हा जो है वो हारा हुआ मैच खेल रहे हैं। क्यों? कुल वोट वैल्यू ये है भैया, ठीक है, 10,86,431, ये कुल वोट वैल्यू है। कहां से आई? 5,43,231 तो राज्यों के और 5,43,200 एमपीज के, सांसदों की वोट को वैल्यू को जोड़ दो और एमएलए की वोट वैल्यू जोड़ दो, यही निकल के आने वाली है। इसमें से एनडीए जो है, एनडीए का मतलब है बीजेपी प्लस बीजेपी की अलायंस पार्टीज, इनका वोट वैल्यू अभी के टाइम पे है 5,35,000। चाहिए कितना जीतने के लिए? चाहिए 5,43,000, लगभग इतना मिल गया तो आपका राष्ट्रपति कैंडिडेट जीत गया। कितना चाहिए इनको? लगभग 9,000 और चाहिए, 9,000 मिले और जीते, 8-9,000 चाहिए। यूपीए के पास में 2,59,892 वोट्स हैं अभी के टाइम पे। ठीक है, तो एनडीए जो है आपको मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। और चूंकि मुर्मू जी जो है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं, महिला भी हैं, तो आपने देखा होगा कि वाईएसआर कांग्रेस जो है, इस कांग्रेस के पास लगभग इतनी वोट वैल्यू है। आंध्र प्रदेश के सीएम है ना जगनमोहन रेड्डी, उनकी पार्टी है वाईएसआर कांग्रेस। इसका पूरा नाम जो है वो है कुछ रायथू है, ये आर का मतलब रायथू है, एस मतलब श्रमिक है, हाँ, युवाजन श्रमिक रायथू ये नाम है, याद रखना, युवाजन श्रमिक रायथू। ये रायथू से मुझे याद आया, एक रायथू बंधु योजना थी। आप में से कौन कौन उसके बारे में जानता है कमेंट में लिख के बताना। योजना का नाम है रायथू बंधु।
किसानों से रिलेटेड है? तो अगर आता हो तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो युवाधन श्रमिक रायथू कांग्रेस जो है, उनके 4,3500 वोट जो हैं ये मिल गए हैं एनडीए को। एनडीए को मतलब द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन इन्होंने दे दिया है। बीजेड आप जानते हो, बीजू जनता दल दो है, बीजू जनता दल ओडिशा की पार्टी है, इन्होंने भी अपने 31,700 वोट जो है वो समर्थन दे दिया है एनडीए को। कुल मिला के आप देखोगे इजीली जीत जाएंगे इनसे ही, कि बहुत सारे रीजनल पार्टी जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी को अपना समर्थन दे चुकी है। तो अगला राष्ट्रपति लगभग फिक्स हो चुका है और वो राष्ट्रपति इस देश की दूसरी महिला होगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म है। हाँ, कुछ चमत्कार हो जाए और यशवंत सिन्हा जीत जाए तो बात अलग है, लेकिन जहां तक है आज अभी तक की कंडीशन देखी जा रही है, द्रौपदी मुर्मू ही जीतने वाली, ये 100% है, कंफर्म है। और आज तक वैसे ही हुआ है यार, जो रूलिंग पार्टी होती है उन्हीं का बंदा जीतता है, क्योंकि रूलिंग पार्टी के सब चिपके रहना चाहते हैं, फायदा सबका है ना इसमें, पैसे के टर्म्स में, ठीक है जी। तो ये था आज के वीडियो के अंदर, और आई होप आपको वीडियो में जो हमने देखा है, खास करके सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम और वोट वैल्यू, ये क्लियर हो गया होगा, और इससे जुड़े हुए छोटे मोटे क्वेश्चंस भी क्लियर हो ही गए होंगे, उम्मीद है मुझे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो क्या करना है बताने की जरूरत है नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी प्लेलिस्ट है, जाके ढूंढिए हॉट टॉपिक्स बाय दीपेंद्र सर, आप जाके देखेंगे तो आपको डेली के करंट के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो वहां पे मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।